नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू मूसा कश्मीरी खुले कैमरे पर हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी देता है। न डर, न कानून का खौफ, न कोई पर्दा। पाकिस्तान की धरती से नरसंहार का ऐलान और दावे इतने बेखौफ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम तक ले लिया। सवाल यह नहीं कि आतंकी क्या बोल रहा है, सवाल यह है कि पाकिस्तान अब तक चुप क्यों है। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं जो दुनिया के सामने आतंक से पल्ला झाड़ता है? आज हम आपको दिखाएंगे मूसा कसूरी मसूद मॉडल का जहर, जहां मिलता है हथियार भी और आतंक को राष्ट्र धर्म बना दिया जाता है। देखिए पाकिस्तान की पोल खोलती हुई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये पाकिस्तान की उस फैक्ट्री का एक्सरे है जहां नफरत सिखाई जाती है, जहां जिहाद के नाम पर कत्ल को जायज ठहराया जाता है और जहां हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकियां कैमरे पर दी जाती हैं। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू मूसा कश्मीरी खुलेआम कैमरे के सामने नरसंहार की धमकी दे रहा है। ना कोई डर, ना कोई पर्दा, ना कोई छुपा हुआ ठिकाना। पाकिस्तान की जमीन से हिंदुओं को मारने की धमकी। वो कहता है कश्मीर भीख से नहीं जिहाद से मिलेगा और यहाँ तक दावा करता है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भी कत्लेआम की बात कह सकता है। सियासतदानों, हाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस्मत दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का अलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है। और मैं आखिरी ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का अलमबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, ज़बान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल सीधा है, अगर ये झूठ है तो पाकिस्तान चुप क्यों है? और अगर सच नहीं तो फिर लश्कर का आतंकी पीएम का नाम क्यों ले रहा है? दरअसल ये कोई अकेला मूसा नहीं है, ये है मूसा कसूरी मसूद मॉडल, जहां पहले दिमाग में जहर भरा जाता है, फिर हाथों में हथियार थमा दिए जाते हैं और उसके बाद आतंक को कौमी मकसद बताकर पेश किया जाता है। ध्यान दीजिए, पहलगाम से पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद हिंदू मुस्लिम का जहर उगल चुका है। आज वही भाषा आतंकी अबू मूसा के मुंह से निकल रही है, यानी जो बात रावलपिंडी में कही गई आज वही बंदूक की नली से बोली जा रही। कुछ दिन पहले आतंकी सैफुल्लाह कसूरी खुद पाकिस्तान की पोल खोल चुका है, जो कबूल करता है कि पाकिस्तानी सेना उसे न्योता भेजकर बुलाती है और फिर खुलेआम ऐलान करता है कि आने वाला कल इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन अगर हम जनाजा भी पढ़ाएं तो हमारे दुश्मन के पेट में मरोड़ खड़े हो, उसका दिमाग मौत हो, उसकी रातों की नींदें हराम हो, तो इसका माना क्या है कि दुश्मन बड़ा बुखलाया हुआ है, उसके कदमों से जमीन निकल रही है, उसको अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। वो अपने आप को ये समझता है कि अब आने वाला वक्त मेरा नहीं है और इंशाअल्लाह नहीं है। आने वाला वक्त, आने वाला कल मेरी बात खूब अच्छी
इंशाअल्लाह आने वाला कल ईमान का है, इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। और अब एक ये नया वीडियो, जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर खुलेआम गीदड़ भभकी देता सुनाई देता है। वो कहता है जैश के पास हजारों सुसाइड बॉम्बर यानी फिदाइन है। वो दावा करता है कि इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाइन मौजूद है जो रात के 3 बजे उठकर सिर्फ शहादत मांगते हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। पाकिस्तान सालों से एक ही राग अलापता रहा है, आतंक से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि पनाह भी वही देता है, पैसा भी वही देता है और वैचारिक खाद भी वही देता है। लश्कर हो, जैश हो या हिजबुल, हर आतंकी की जुबान पर एक ही स्क्रिप्ट होती है और वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है पाकिस्तान में। इसी बीच देश की सीमाओं पर दोहरी सामरिक चुनौती के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सीमा पार से किसी भी उकसावी की हरकत पर भारत सख्त कार्रवाई करेगा। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी पाकिस्तान में 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, जहां करीब 150 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान है। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम घई साहब थे, तो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवेट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। और पाकिस्तान ये भी तो जानता है कि अगर कोई दुस्साहस हुआ तो भारत कैसा जवाब देता है। ये उसने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया। ये धमकी सिर्फ भारत को नहीं, ये पूरी इंसानियत को चुनौती है। भारत ने पहले भी आतंक की धमकियों का जवाब मुंह तोड़ तरीके से दिया और जरूरत पड़ी तो फिर देगा। लेकिन सवाल दुनिया से है, आखिर कब तक पाकिस्तान आतंक का ठेकेदार बना रहेगा? कब तक जिहाद के नाम पर खून बहाया जाता रहेगा? अबू मूसा का ये वीडियो एक चेतावनी है
एक सबूत है और पाकिस्तान के चेहरे पर एक और काला धब्बा, क्योंकि जहां नफरत बढ़ाई जाती हो वहां अमन पैदा नहीं हो सकता, वहां सिर्फ आतंक पलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशर गिरी जी हमारे साथ हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत कर्नल दिनेश शर्मा जी आप ही से। एक तरफ मुनीर के ड्रोन सीमा के उस पार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार स्पॉट हो रहे हैं, और अब धर्म आधारित ये धमकियां आ रही हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दुस्साहस की कोशिश कर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैडम, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आर्मी की मनोस्थिति क्या है। पाकिस्तान की आर्मी को मालूम है कि वो डायरेक्टली जो है भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान आर्मी जो है इनको एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर के ऊपर जो इस्तेमाल करती है। अब जो आपने अपने न्यूज रिपोर्ट के अंदर बताया, इसका मसूद अजहर का बताया, मसूद अजहर जो है काफी बातें कर रहा है, लेकिन ये उस दिन क्यों बोल रहा था 7 और 8 मई की रात को कि हे अल्लाह मुझे भी उठा लेता, तो आप उसकी मनोस्थिति के बारे में कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आपने दूसरा वीडियो के बात कर रहे हैं, जो कि शायद पुंछ के अपोजिट हजीरा तहसील के अंदर ये मूसा नाम का व्यक्ति जो है ये जो भाषण कर रहा है कि हिंदुओं को मारेंगे, कश्मीर किस प्रकार से लेंगे, ये सब जो है एक प्रकार से प्रोपोगंडा टैक्टिक्स है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी दुकान चलानी है, इसने भी अपनी जो है रिक्रूटमेंट करनी है, और बेसिकली ये जो जिहाद है या जो भी आप ये बातें करते हैं आजादी के लिए, कश्मीर के आजादी के लिए, यस कुछ तबका जो होगा, कुछ परसेंटेज जो होगी वो सीरियस होगी इस मामले में। बाकी मेरा ये मानना है कि जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चल रही हैं या लाहौर से चल रही हैं, उनका बेसिक मुद्दा जो है पैसा इकट्ठा करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। और अगर आप वहां का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नजर मारे, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर आता, हालांकि मैं उसका सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तकरीबन जो है आज की तारीख के अंदर 30,000 मदरसे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। तो मदरसे में आप क्या उनको क्या रॉकेट साइंस सिखा रहे हैं या आप उनको बाकी चीजें कुछ सिखा रहे हैं? आप उनको सिर्फ जिहाद के नाम के ऊपर और इंडिया के अगेंस्ट जो है वो एक प्रकार की नफरत पैदा कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैडम, ये कश्मीर का अगर डिस्प्यूट जो है, हालांकि कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हों। अगर पाकिस्तान आर्मी को पता चलता है कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होने लगे हैं, तो जिस प्रकार की वो देश के अंदर अपनी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो बाकी अपनी फौजी ऑर्गेनाइजेशनें बना के रखी हुई हैं और जिनसे वो पैसा कमाते हैं, लोग पाकिस्तान के लोग पूछने लगेंगे कि अगर भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो ये जो 4.5 लाख रुपए के 4.5 लाख लोगों को जो पाकिस्तान के लोग पाल रहे हैं उनका क्या होगा। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी की अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने की। स्वामी शैलेशर गिरी जी, जिस तरीके से धमकी आ रही हैं और ये अबू मूसा की ओर से कहा गया है कि कत्लेआम किया जाएगा, जिहाद किया जाएगा, धर्म के आधार पर जो ये धमकियां मिल रही हैं, ये वही अबू मूसा है, आपको याद होगा, जो पहलगाम हमले से 4 दिन पहले भी गर्दन काटने की धमकियां दे रहा था। अब ये फिर से धमकी आ रही है, ये फिर गलती करेंगे, फिर इनको सबक सिखाया जाएगा। बहुत बुरी तौर पर अब जूते पड़ने वाले हैं। पिछली बार तो वैश्विक समुदाय की अपील के ऊपर या कह सकते हैं निवेदन के ऊपर ये अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी भी जानते हैं कि किसने घुटने टेके तो माफ किया गया। हमें विशेष तौर पर ये देखना है, पाकिस्तान में समझ में नहीं बैठता है कि वहां पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है या टेररिज्म स्पॉन्सर स्टेट है। वहां पर तो इतना ज्यादा एनआरकी का माहौल है, मैं वहां की जनता पे दया आती है कई बार मुझे,
वो इस बात के लिए याद रखिएगा, पूरे विश्व में 66,000 से ज्यादा इस्लामिक आक्रमण हो चुके हैं अभी तक, और उसके अंदर 2.5 लाख लोग मर चुके। पूरा विश्व कहीं ना कहीं इस धार्मिक उग्रवाद से ग्रसित है। तो हम तो बात करते हैं प्रेम विश्वास शांति की, और वहीं पर ये चंद फिरका परस्त लोग जो हैं, अलगाववादी लोग जो हैं, ये आतंकी लोग जो हैं, ये हमारे पूरे भारत के अंदर, हमारे पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। खुद तो दूसरों की भीख पे पल रहे हैं, और उसके बाद पर हम पे उंगली उठाने की बात करते हैं, उचित नहीं है। यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। देखिएगा, यूएसए सेकुलरिज्म की बात कब तक करता है, जब तक वो क्रिश्चियनिटी की बात करेगा। यदि नाइजीरिया के अंदर नवंबर में यूएसए ने धमकी दी है एयर स्ट्राइक की, तो क्रिश्चियनिटी के आधार पर दिए, और हम यदि हमारे धर्म को बचाने की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, तो उस समय पर अमेरिका का दोगला रवैया निकल करके आता है। तो हमारे जो आसपास के जितने कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, इनको समझना चाहिए ये खिलौने बन रहे हैं, लॉन्च पैड बन रहे हैं सिर्फ भारत की उभरती ताकत के खिलाफ। ये साथ में रहते ना, तो ये भी कहीं गरीबी की रेखा से ऊपर आने की उसमें आ जाते, परंतु ये बिल्कुल ही ये धर्म का आड़ क्यों लेते हैं मालूम है वंदना जी? ये आतंकवादी धर्म की आड़ इसलिए रहते हैं, अन्यथा इनकी रोजी रोटी बंद हो जाए। पाकिस्तानी जनता इनको पसंद नहीं करेगी। यहाँ तक कि विश्व का जो इस्लामिक समुदाय है वो भी अब समझ रहा है कि ये उनका उपयोग दुरुपयोग करके धन इकट्ठा करके। पाकिस्तान की जनता क्या समझ रही है, हुसैन जावेद साहब बेहतर बता पाएंगे। हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तान तो आतंकवाद से पल्ला झाड़ता है कि अब हम आतंकवाद को न पनाह देते हैं, ना हम आतंकवाद के आसपास भी रहते हैं, लेकिन ये जो वीडियो सामने आ रही है क्या बता रही है? तो आतंकी फैक्ट्री का एक्सरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं आतंकवादी। हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार, अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारा कंटिन्यू है, और हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं। अरे उनका गला काट के लाकर डिबेट करते तो बहुत खुश होती। पहले उनका गला काट के आना चाहिए था डिबेट करने। एक टुच्चा सा आतंकवादी हमारे 140 करोड़ और हमारी सेना, हमारी सरकार को चुनौती दे रहा है, और हम चुपचाप बैठ के डिबेट कर रहे हैं। ये डिबेट करने का समय है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये उसका गला काट के लाने का समय। दर्शकों को समझाइए, लेकिन हमें परिभाषा क्या सिर्फ बातें करनी है। ये किस जिहाद की बात हो रही है, और जिहाद के नाम पर कब तक खून बहेगा, ये सवाल था आपसे। पूरा देश नहीं चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो, ताकि इस बार पाकिस्तान घुटने पा चुका था, उसको खत्म करने की जरूरत। बिल्कुल पाकिस्तान घुटने पे आ चुका था। पाकिस्तान में तिरंगा फहराना हर भारतीय का सपना है। पाकिस्तान की हर बिल्डिंग पर तिरंगा फहरना चाहिए, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आया था, जो सवाल आपसे पूछा उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जिहाद की परिभाषा आप बता नहीं रहे हैं, और बात दूसरी बात कर रहे हैं कि रुकने की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन जिहाद की बात हो रही है। वो तो लास्ट वार्निंग थी ना पाकिस्तान में आतंकवादियों को। अरे आप सुनिए ना, हाँ, पूरा देश चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद ना हो, क्योंकि घुटने पे आ चुका था पाकिस्तान। उसको पूरा नेस्तनाबूद करने का समय, उसको जमीन पर लिटा देने का, उसका जनाजा निकालने का समय। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इन लोगों ने, अभी एक बाबा जी ने कहा कि विश्व समुदाय के दबाव में उन्होंने बंद कर दिया। अरे विश्व समुदाय आज आपकी बात सुन रहा है? सवाल कौन सुन रहा है आपकी बात? मैंने पूछा, तो आप क्यों सुन रहे दुनिया की बात? जो आतंकवादी बोल रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है इस्लाम में? ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना है तो दुनिया की बात क्यों सुनना भाई? हमें अपने देश के जवाब नहीं है, इसलिए दिनेश जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लास्ट वार्निंग दी थी ना पाकिस्तान को, और हमारी सरकार ने कहा था कि अगला कोई भी कदम होगा इस तरह का तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भारत जवाब नहीं दे सकता। हम लोग सरकार से बात करते हैं, आप सफाई मत दीजिए। हाँ। हमें बेहद अफसोस है ऑपरेशन सिंदूर के बंद होने। चाहता हूं एक सैनिक होने के नाते, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे एम थे, हमारे पॉलिटिकल एम, मिलिट्री एम और साइकोलॉजिकल एम जो थे, वो हमने जो है हासिल कर लिए थे। हमने प्रिसीशन जो है स्ट्राइक किए थे और टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया। हमने उनके एयर बेसिस को बर्बाद किया। पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रकार का मिथ था कि भारतीय सेना जो है सिर्फ कोई एक्शन लेगी तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही लेगी, लेकिन हमने लाहौर और बाकी के इलाकों को भी टारगेट किया। अब बात आ जाती कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद हुआ? क्योंकि हमारे जो थे टारगेट, जो थे, जहां हमारे जो एम थे, वो हमने क्लियर कर लिए थे।
10 तारीख को जो है ये इनका पाकिस्तान का जो डीजीएम है वो घुटने टेकता हुआ हमारे डीजीएमओ के पास आया और हमने उनकी बात मान के, क्योंकि हमने जो अपना मैसेज देना था वो कन्वे कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि हम युद्ध को बढ़ाएं। हमने पाकिस्तान को समझा दिया, मैसेज दे दिया था, अगर दोबारा ये हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, जैसा आपने बताया, ये जारी है। उस समय के हालात के मुताबिक जो है हमारी सरकार और भारतीय सेना इसका जवाब देगी। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं बड़े गर्व के साथ अपने पूरे देशवासियों को बता सकता हूं कि इंडियन आर्मी या पूरी भारतीय सेना, थल नभ जल सेना, हम कैपेबल हैं। पाकिस्तान को हम 72 घंटे के अंदर जो है घुटने के ऊपर ला सकते हैं। अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा, 2-3 दिन पहले इनके एक पत्रकार आदिल राजा का जो है इंटरव्यू आ रहा था, जिसमें वो बताता है कि उसने आज से 3-4 साल पहले इनके फॉर्मर आर्मी चीफ कियानी से बातचीत की थी। तो जनरल कियानी ने कहा था कि हम किसी भी स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ युद्ध कर सकें। अगर भारत के साथ हम युद्ध करते हैं तो पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा जो है भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम होल्ड में करते हैं, होल्डिंग का मतलब यह होता है कि हम डिफेंस में रहते हैं, हम सिर्फ भारत को रोकते हैं, तो हो सकता है कि हम 1 हफ्ते से 10 दिन तक जो है पाकिस्तान हमें रोक सकता है। लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान की फितरत, जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है या ये मुसीबत में होते हैं तो ये भागते हुए जाते हैं चाइना के चरणों में, डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में जाते हैं कि हमें बचा लो। और फिर उसके बाद ये बातें करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ना किसी प्रकार का कोई लॉजिक होता है। अरे आपके खुद के घर के अंदर जो है देखो क्या हालात हो रहे हैं। आपके जो है BLA ने बलूचिस्तान के अंदर आपकी आर्मी, ये पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहली दफा होगा। बलूचिस्तान की बात तो नहीं करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे और उसके बाद जहर उगलेंगे। हमारे साथ हुसैन जावेद साहब भी लगातार जुड़े हैं। हुसैन जी, हाँ हुसैन जावेद साहब, ठीक है हुसैन जावेद साहब, अब आप बताइए कि ये जो वीडियोस हैं वो क्या बता रहे हैं। ये जो आतंकी हैं बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी वो बात कर सकते हैं कत्लेआम को लेकर, जिस जिहाद की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, धर्म आधारित धमकियां दे रहे हैं हमला करने की या जिहाद फैलाने की बात कर रहे हैं। ये आतंकी फैक्ट्री जिससे आप लोग पल्ला झाड़ते हैं, जिससे पाकिस्तान कहता है कि हमारा आतंक से कोई लेना देना नहीं है, ये तस्वीरें झूठ बोल रही? जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। ओके, देखिए मैंने आपके पैनलिस्ट को मैं इसमें यही कहूंगा कि ये हमेशा से इंडियन मीडिया पे होता है कि पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर आप लोग इंडियन अवाम को दिखा देते हैं कि बिल्कुल एक कट्टरवादी मुल्क है और वहां पे औरतों को बिल्कुल भी आजादी नहीं और जिहाद की बात होती है, कुफार को तबाह करने की बात होती है। पाकिस्तान की एक गलत किस्म की पिक्चर हमेशा से इंडियन मीडिया के ऊपर इस तरह पेश की जाती है, तो इसमें ये हमारे लिए कोई नई बात भी नहीं। दूसरी बात, आपने कहा जहाज की फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर इस तरह से आगे, मुझे बताएं अभी आपका दिल्ली ब्लास्ट हुआ था नवंबर के अंदर, उसमें बकायदा इन्वेस्टिगेशन की गई, क्या उसमें पाकिस्तान का आया नाम? आप दिल्ली ब्लास्ट पर जांच चल रही है, उस पर हम बात कर लेंगे आपसे। ये जो वीडियोस हैं उन पर तो बताइए ना आप, उस पर क्या जवाब है आपका? AI वीडियोस हैं क्या ये? मैम इस तरह की वीडियोस आए रोज, देखिए इस तरह की वीडियोस ना आए रोज इंडियन मीडिया के ऊपर आती रहती है और आपके पास इस बात को भी प्रूफ नहीं होता कि ये इसकी खुलेआम वहां पर बोलने की छूट मिल जाती है आतंकवादियों को, वो कुछ भी बोलते हैं। यहाँ तक कह रहे हैं प्रधानमंत्री से वो आपके कत्लेआम की बात कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और जिहाद फैलाने के बाद ही वो कह रहे हैं कि यहाँ भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, जिहाद करना पड़ेगा, गर्दन काट देंगे। ये तमाम जो धमकियां दी जा रही, क्या मतलब इस बात का? मैम एक आपकी आवाज मुझे बहुत ही तब आती है, मैं आपके सवाल को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो आपके पैनलिस्ट बोल रहे हैं उनकी आवाज मुझे आ रही है, तो आपकी आवाज मुझ तक इस तरह नहीं आ रही, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। आप ये देखिए कि जहाज की जो फैक्ट्री है, आपका हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान जो है वो जहाज पर जड़ बन गया, लेकिन आप यूएन रिपोर्ट बिल्कुल आप स्टडी नहीं करते, जिन्होंने 2025 में लिखा कि अफगानिस्तान आतंकवाद का गढ़ है।
अफगानिस्तान में टीटीपी है, अफगानिस्तान में अलकायदा है, अफगानिस्तान में दाइश है। तो ये आप बिल्कुल उस चीज को दरकिनार कर दिया करते हैं। खैर उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी हमारे कर्नल साहब है, उन्होंने मदरसे की बात की। तो मैं आपको बताऊं, ये गलत किस्म का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्यों है कि वहां पे सिर्फ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। अभी अगले महीने फरवरी के अंदर हमारे यहाँ जितने भी मदरसे हैं उनकी बाकायदा एक बार फिर रजिस्ट्रेशन होने जा रही है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ इस तरह जहाद की तालीम दी जाती है। तो और सबसे अहम बात, हमेशा इंडिया के ऊपर मैं सुनता रहता हूँ हाफिज सईद, हाफिज सईद। तो हाफिज सईद कहां पर है? हाफिज सईद आज जेल के अंदर है, 8 साल से वो जेल के अंदर है और ये हमने इकदाम उसके खिलाफ उठाए हैं। इस पर आपको मुतमईन होना चाहिए। बाहर से उसके वीडियोस आते रहते हैं, वो धमकाता रहता है, गीदड़ भभकी देता है और आप कह रहे हैं कि सजा काट रहा है। शैलेशानंद जी, ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। देखिए ये बेशर्मी की एक हद पार कर चुका है पाकिस्तान। 2008 से लेकर के 2025 में जितनी बार हमारी सेना ने इनको पीटा है, उतनी बार इन्होंने वापस से पलट करके तो हमारा दुश्मन है, उससे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? वो तो हमारा दुश्मन है, उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? फाजिल अहमद जी, आपकी बारी आएगी, अपनी बारी में बोलिएगा। हमारा काम है उसको सुनिए गला काट के ले आना, हमारा काम है उसको रगड़ देना। हमारी बंदूकें क्यों बारूद भर के बैठी है? हमारी सरकार इतनी कमजोर क्यों हो गई? भारत सरकार ना कमजोर है और भारत किसी गर्दन काटने की बात नहीं करता है। फाजिल अहमद साहब, पूरी देश की जनता को अच्छा लग रहा है क्या ये? 30 लाख सेना है हमारे पास, हम लोग विश्व की तीसरी शक्ति है और हम लोग चुपचाप वीडियो सुन रहे बैठ करके। इसीलिए हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की अपील की थी सरकार से कि अपील जारी, आप ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए, नहीं तो ये बार बार हमारा दुश्मन है जो हमको ललकारता रहता है। इसीलिए हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार भाग गई, बीच में लड़ाई छोड़ के भाग गई। पूरे देश की जनता का अपमान कर दिया इन लोगों ने। बड़ा बुरा लग रहा है फाजिल अहमद साहब आपको, जब हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर। इतनी गंभीर चर्चा हो रही है और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सरकार को कमजोर बता रहे हैं। सरकार की अपनी रणनीति होती है, अपनी वो उनके पास स्ट्रेटजी है, वो आपको बताएंगे क्या कर। फाजिल अहमद, जो आपसे सवाल पूछा था अभी तक उसका जवाब नहीं आया। आपने जिहाद की परिभाषा नहीं बताई। वो कभी क्या हमारे लिए फूल भेजेगा? इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं, तो आप बताइए ना, ये जो बार बार ये कहा जाता है कि धर्म की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर ये आतंकवादी किस तरह की बातें करते हैं? हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं। उस जिहाद पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या आपको सोसाइटी की जीरो नॉलेज है? एंकर किसने बना दिया आपको? शर्म आनी चाहिए, किस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, एक लाइन आपने नहीं बोली है। आप इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठे हैं, आप बताइए ना अपने धर्म के बारे में क्या जानकारी आपको फूल भेजेगा? अरे हमारा काम है दुश्मन को कुचल देना। हम भारत बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। शैलेशानंद जी, आप बोलिए, आवाज म्यूट कर दीजिए। दुश्मन को कुचल देने का ठीक है, ठीक है। देखिएगा वंदना जी, जिहाद की अवधारणा कहीं पर भी हो, अंदर हो या बाहर हो, ये क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी यूनिफाइड मुस्लिम की बातें करते हैं, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, ये पूरे विश्व के अंदर ये आतंक की पनाहगार हो जाते हैं। आतंक के बीज इसी के अंदर प्रस्फुटित होते हैं। वहाबी के अंदर देखते हैं तो कट्टरवाद आता है, जिसके अंदर परंपरागत मुस्लिमों को भी कहीं ना कहीं खारिज कर दिया जाता है। तीसरा हम देखेंगे वैश्विक इंटरफेरेंस जो होता रहा है वो इन आतंकवादियों को जन्म देता रहा है। आपने 9/11 के बाद में देखा था अफगानिस्तान के ऊपर यूएसए ने जो कार्रवाई करी। हम अभी भी बात कर रहे थे बांग्लादेश के ऊपर हमारे इंटरफेरेंस की, तो हाँ एक बात सत्य है कि अब हमें अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पे रहना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थिति बहुत विपरीत है। हमने एक अवसर दे दिया, वो अंतिम अवसर था, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अब स्पष्ट है इनको खोज करके हमें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास समझाने से कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान को समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। अब स्पष्ट सी बात है कि नई नीति के तहत हमारी सेना बड़ी तत्पर है और बड़ी सरल सहजता से पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर अंदर उल्टा कर सकती है। तो अब हमें चाहिए कि हमारा शासन इस प्रकार की डिप्लोमेसी अपनाए, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाए कि सीधे अब आक्रमण करे, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को हम खोज करके नहीं मारेंगे, तो चलता रहेगा। ये एक डिप्लोमेटिक जिसे कह सकते हैं कि हमारा एक सरल तरीके से बेहतर ही रहेगा, पर इसका निर्णय निकल करके नहीं आने वाला है। आप याद करिएगा बालाकोट के समय पर हमने क्या करा था, याद करिएगा 14 जनवरी को क्या करा था हमने, 14 के अंदर, 13 के अंदर क्या करा था, 27-28 जुलाई को हमने, यहाँ तक कि अभी हमने सिंदूर में क्या किया।
ये इनको याद दिलाते रहना पड़ेगा और याद बार बार दिलाना बंद करिए, एक बार में इनको पूरी तौर पर सही हो जाएगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हो गया, ये वाकई में टेररिस्ट का लॉन्च पैड है, ये शुरू से है। मैंने आपको कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पर टेररिज्म है और बहुत सारी जगहों पे टेररिज्म स्पॉन्सर्ड स्टेट भी है। तो ये मिली जुला मामला है, इसके अंदर इन दोनों को अलग नहीं मान सकते। वहां की सरकार हो, ISI हो और ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं टेररिज्म के, ये सब एक दिशा में ही कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मसूद अजहर, जब ये दिनेश शर्मा जी कहता है कि अल्लाह से शहादत मांगते हैं और एक दो नहीं सैकड़ों नहीं तादाद इतनी है कि अगर बता दी जाए तो मसूद अजहर बहुत बड़ा सवाल हो उठ गया। जाएंगे। भारत से बड़ा है क्या वो? जहर उगल रहा है। भारत से बड़ा है, हमारी सेना से बड़ा है क्या मसूद अजहर? किसने कहा फाजिल अहमद साहब? क्यों रोने की? किसने क्यों कहा इतना बड़ा रो रहे है? हैं लेकिन हम बात भी ना करें। क्यों रो रहे हैं भाई? आपसे पूछकर बात करेंगे। आप एक बार लग के खत्म करो। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए एक शब्द नहीं आपके पास। ऐसे 100 मसूद बीच अजहर बीच अभी में और आप पैदा हो टोक रहे जाएंगे। हैं, ये तरीका नहीं होता है बर्बाद चर्चा में करना है बैठने का। पाकिस्तान फाजिल को। अहमद, क्यों नहीं बर्बाद कर रहे? दिनेश शर्मा जी आप क्यों भाग रहे बोलिए। हो उस दिनेश पर? शर्मा जी क्यों भाग रहे बताइए आप हमको। और जरा मेरठ में जो दलित को जला दिया जिंदा हिंदू कट्टरपंथियों ने फाजिल भारत के अहमद, अंदर, क्या उस पर बात भी कर रहे बोल हैं? दीजिए। आपसे पूछा क्या जाता है, जरा आप हिंदू जवाब क्या देते कट्टरपंथियों ने हैं? मेरठ अपनी के बारी में दलित को बोलेंगे जिंदा नहीं। जला दिनेश दिया। शर्मा जी को बोलने जरा उस पे भी बोल दीजिए, दीजिए। बोलने दीजिए उनको। हमारे देश के दिनेश अंदर शर्मा जी आप बोलिए, इनकी आवाज बंद कर एजेंट दीजिए। बैठे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 36 से ज्यादा हिंदू पकड़े गए जो ISI को सूचना दे रहे थे, जो पाकिस्तान से मिले हुए थे। अब मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। जो बात मुसलमान आपको नाम सूट पूछ के करेगी जला वो आप दिया। बात करेंगे। वो सवाल आज भी कुछ भी हो, पाकिस्तान जवाब जुड़ा अपनी हुआ है। मर्जी से उसकी देंगे। भी- आप रट कर आते हमारे हैं। देश फाजिल के अहमद अंदर ऐसे जो नहीं दलाल चलेगा मेरे बैठे हैं, साथ। जो इनकी आवाज पाकिस्तान बंद के कर एजेंट दीजिए। बैठे दिनेश शर्मा हैं, जी बोलेंगे। दिनेश उनको जी, कैसे खत्म करेंगे? दिनेश जी। देखिए मैडम, जो मसूद अजहर की आप बात कर रहे हैं, मैं दोबारा वो दोहराना चाहता हूं कि ये वही मसूद अजहर है जब भावलपुर के अंदर जो है इसके कैंप के ऊपर अटैक किया था और इसकी सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी कि हे अल्लाह मुझे भी उठा लेता। ठीक है, तो जो व्यक्ति जो है उस समय भारत की टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद जिसने जीने की शक्ति बंद कर दी है, आज आप उसकी बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? कोई लॉजिक होता है किसी प्रकार की बात करने का कि लोग मेरे जो जिहादी हैं वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे वो कह रहे हैं कि हमें शहादत के लिए भेज दो। अरे भाई, तेरा इतना कमांड एंड कंट्रोल है जिहादियों के ऊपर? अगर इतना कमांड एंड कंट्रोल है तो उस दिन तुम भी बहावलपुर में होते, तुम भी अपनी शहादत दे देते। ये सब जैसा मैंने पहले बताया है, जिसमें आप सभी होंगे, ये एक प्रकार का बिजनेस है। ये टेररिज्म जो है ये कुछ लोगों के लिए जो है एक इंडस्ट्री बनी हुई है। उनका बेसिक मुद्दा जो है लोगों को दिखाना है कि हम जो है बहुत बड़े कट्टरपंथी हैं, हम अपने देश के बहुत वफादार हैं। लेकिन इस प्रकार का लोगों को गुमराह करने के बाद जो है उनको पैसा आता है, वो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। तो इसकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए। लेकिन जी हाँ, इनकी कार्रवाइयों के ऊपर, इनके हरकतों के ऊपर मुझे लगता है, मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, तो हमारी सरकार नजर रखती होगी, जहां हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज नजर रखती होंगी, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या बाकी जगह के ऊपर कर रहे होंगे, वो निश्चित तौर के ऊपर इस प्रकार की हरकतों के ऊपर नजर रखते होते हैं। 1 मिनट आप देंगे तो मैं इसी से रिलेटेड करना चाहता हूं। देखिए मैडम, इन्होंने पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया, मुझे समझ में नहीं आता कि आपने टेररिज्म को सपोर्ट करके उनको पालने पोसने के लिए एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ 2019 में इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान UN असेंबली में पार्टिसिपेशन के बाद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2019 में इनके देश के अंदर 30 से 50 हजार तक के टेररिस्ट थे। अभी हाल ही में इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा अहमद, उसने जो है न्यूज एजेंसी फॉरेन इंटरव्यू में बताया है कि वो जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो पाल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या रिजल्ट मिला? हिलरी क्लिंटन कह गई थी कि अगर आप
अपने बैकयार्ड के अंदर सांप को पालते हो तो वो एक दिन आपको डसेगा, और वही चीजें जो हैं पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। देखिए किस प्रकार से इनोसेंट पाकिस्तानी जो है उनको जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मार रहे हैं। और सबसे मुझे दुख लगता है, हालांकि पाकिस्तान मेरा दुश्मन देश है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख लगता है 2015 का वो जो पेशावर के अंदर वो इनोसेंट बच्चे जो आर्मी स्कूल के अंदर थे 115 या 120, उन बच्चों को ने जो अभी जिन्होंने अपना जिंदगी अभी जीनी थी उनको मार दिया गया। क्या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, क्या हो रहा है सिंध प्रांत के अंदर, क्या तो आई मीन आप अगर टेररिज्म को आप जिस रास्ते के ऊपर चलोगे, जैसा कि हमारे हिंदू कल्चर में कहते हैं कि एवरीबडी हैज टू पे फॉर हिज ओन डीड्स हियर ओनली, तो ये भुगत रहे हैं। अभी भी संभल जाते हैं तो ठीक है। हुसैन जावेद साहब, ये बार बार ऐसी ये वीडियोस, इस तरह के भड़काऊ ये भाषण, इस तरह मंच आतंकवादियों को कैसे मिल जाते पाकिस्तान में इतनी आसानी से? नहीं, ये आपका ही ख्याल है। मैं हम किसी भी ऐसे वीडियो को बिल्कुल नहीं मानते, और हमें ये भी इल्म नहीं कि ये कब इस तरह से हुआ है और ये लोग हैं भी कौन। ठीक है, ये इस तरह के नाम जो है, चाहे वो सैफ का नाम हो, चाहे वो मूसा का नाम हो, ये हम इंडियन मीडिया से सुनते हैं और इंडियन मीडिया तक ही ये होते हैं। अभी 2 माह पहले आपके चैनल के ऊपर एक स्टोरी आई थी कि अजहर की जो बहन है वो इस तरह से एक महिला संगठन कायम करने जा रही है, लेकिन देखिए उसका वजूद क्या है, असल में उसका वजूद क्या है, वो सिर्फ खबरों की हद तक ही होता है। मैं वही कहूंगा कहीं ना कहीं आप लोगों को ना हमारे हवाले से। हुसैन जावेद साहब, चलिए आप सवाल उठा रहे हैं, आप बता दीजिए वीडियो कहाँ का है। चलिए आपकी बात मैं तो पहले ही आपको इस बात का कह चुका हूं कि ना हमें इस वीडियो का पता है, ना हम इस शख्स को जानते हैं, ये वीडियो कब हुआ है इसका रिकॉर्ड तो आपके पास भी नहीं होगा। आप लोग क्यों नहीं जांच करते हैं जब आपके देश की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया के पटल पर कि आतंकवाद को लेकर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं इसकी जांच करते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं? बात ये कि जब आपके पैनलिस्ट है उन्होंने बात की ना, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, आपने वक्त दी, थोड़ा मुझे भी वक्त देना। तो मैं इसमें आपको यही कहूंगा कि ये फैक्ट्री का जो माइंड सेट है ना, इसको बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दे। अभी हमारे कर्नल साहब है, इन्होंने इंडियन आर्मी चीफ की भी की है बात, उनका भी बयान आप लोगों ने चलवाया, तो आप उनका वो बयान भी तो देखे ना। उन्होंने ये भी कहा है, जनवरी के अंदर उनकी प्रेस टॉक हुई, उन्होंने ये भी इस बात में उन्होंने इस बात को कबूल किया कि अभी हमने अपनी रॉकेट फोर्स कायम करनी है। अभी जो हमारा जोरावर टैंक है हाई आल्टीट्यूड के लिए, उसमें कुछ मसले आ रहे हैं, वो ठीक करने हैं। अभी ये आपकी इंडियन आर्मी की हालत है कि आप एक लंबी जंग नहीं कर सकते हैं, और हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस चीज को भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दुनिया बदल चुकी है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान कितना बदल चुका है ये बता दीजिए हुसैन जावेद साहब। पाकिस्तान का जो ग्लोबल स्टेचर है ना जी, वो मई की जंग के बाद बहुत ऊपर गया। अभी हमारे कर्नल साहब ने हेल्ड्री का दिया बयान, उसका हवाला दिया। आप 2013 में ही अभी तक सर 2022 के अंदर ट्रंप साहब आगे पाकिस्तान के बारे में जो उनके हौसला अफजा एप्रिशिएटिंग उनकी स्टेटमेंट्स है, उनका आप कोई जिक्र नहीं करता। आपको 10 साल पहले वाले बयान याद है जिनका आज कोई वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रही। ट्रंप एक बार से ज्यादा बार पाकिस्तान के बारे में अच्छे कलमात अदा कर चुके हैं और हमारे साथ बहुत क्लोजली अटैच भी है। तो ये आज की हकीकत है। आज में ट्रंप की क्या बात करें, ट्रंप तो 100 साल पुरानी जंग बताते हैं कश्मीर को लेकर। वो कहते हैं कि जो मसला इतना पुराना है, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि कब का ये मसला है। तो ट्रंप की बात क्यों करें? आप बताइए ना, पाकिस्तान कितना बदला है, आतंकवादियों से कितना परहेज किया आप लोगों ने। ट्रंप की बात आपको इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि वो अमेरिका के सदर है, और अमेरिका के जो सदर है उनका बयान पूरी जो वर्ल्ड है उससे अलग हैसियत रखता है। तो उसको तो आपको सीरियस यहाँ पे लेना पड़ेगा। यही बात। और अगली बात, आपका सवाल पाकिस्तान कितना बदला है, तो ये तो इंडिया को हमारे साथ टेबल टॉक इस तरह करनी चाहिए, तो ही आपको इसका इल्म होगा। अगर आपके लिए आतंकवाद मसला है, हमारे लिए कश्मीर मसला है, इट इज एज सिंपल एज दैट। हमसे मत हमेशा उम्मीद रखिए कि हमने चेंज कितना होना है। आप बताइए आपने कितना चेंज होना है। चाइना के साथ ताल्लुकात आपके खराब, देखिए बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात आपके खराब, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आपके खिलाफ, ट्रंप साहब आपके खिलाफ है। कुछ आप अपनी पॉलिसी को भी तो ठीक करें। कुछ तो होगा
कि हर मुल्क के ट्रम्प साथ तो जो भारत आपके की तारीफ ताल्लुकात हैं वो करते हैं, सही ट्रम्प नहीं तो है। जानते हैं कि भारत के बगैर तो चलेगा नहीं, और वो इसलिए बार बार बैकफुट पर आते हैं। अरे छोड़े ये बहन, मोदी की वो आप तारीफ करते हैं, रूस का तेल पाकिस्तान आपने नहीं बहन, हुसैन आपने जावेद रूस- साहब, बहन, एक मिनट, इंडिया से एक तो आप लाइन, क्या ही एक लाइन। मुकाबला करेंगे, आप पाकिस्तान की बात कर एक लीजिए। लाइन, ये जो एक मिनट वीडियोस है, हैं एक आप उस मिनट। पर तो कोई स्पष्टीकरण दे नहीं पा रहे हैं, उन कोई वीडियो आपके को पास छोड़ो, जवाब उनका- है नहीं। उनका वो कोई जवाब नहीं आतंकवादी है। खुलेआम कह रहे हैं कि आपकी सरकार के साथ मिले हुए हैं, सरकार के साथ तो आपके प्रधानमंत्री के सामने कत्लेआम की बात करते हैं। शैलेश आनंद जी, इन बातों का तो जवाब है नहीं, इनसे कुतर्क करा लीजिए। नहीं, देखिए हुसैन जी ने जो अंदर की बात थी वो सामने कह दी कि हम भाई आतंकवाद की बात तब करेंगे जब आप कश्मीर पे बात करोगे। मतलब समझ जाइए कि इनके मन के अंदर कितना जहर है कि आतंकवाद को पनाह दे रहे, आतंकवाद को प्रमोट कर रहे, इनके शब्दों के अंदर ही निकल कर क्या आ रहा है। एक चीज बताइए हुसैन जी, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी और हिंदुस्तान की कितनी है, ये देख लीजिए। आपके यहाँ पे प्रोडक्शन की क्या कैपेसिटी है। आप दूसरों से भीख मांग करके जिंदा रहने वाले देश हो, आप समझ नहीं पा रहे हो बलूच सिंध की क्या स्थिति हो रही है, और समझना भी नहीं अब तो, क्योंकि आपके टुकड़े होने वाले। बस मानवीय आधार पर हमें, क्योंकि हम मानवता के पक्षधर हैं, हिंदू गुरु हैं, हमने हमेशा लोका समझता सुखिनो भवन्ति की बात करी। तो आप पे बहुत अच्छी सी सलाह देना चाहूंगा, आतंकवाद से किनारा करने का अभियान चला दीजिए। पढ़े लिखे हैं आप, पत्रकार है, समझिएगा ये सारी दकियान उसी कट्टरपंथी जो है इसने विश्व को बर्बादी करा है। आप पूरे विश्व का इतिहास उठा करके देख लिए, 5000 साल के इतिहास के अंदर 15,000 से ज्यादा युद्ध और क्रांतियां हुई, सबने बर्बादी ही दी है। आप क्यों बर्बाद होना चाहते और क्यों बर्बादी को पनाह देना चाहते, इस चीज को आप समझिए, वो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की जो सरकार है उसको आपको समझाना होगा कि आतंकवाद के रिमोट से न चलें। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनका वही असर होगा जो अफगानिस्तान के अंदर घुस करके अमेरिका को करना पड़ा था, तालिबान का करना पड़ा था, और पूरे विश्व के अंदर लगातार किया जा रहा है। ईरान को देख लीजिए क्या हो रहा है। हम पूरे विश्व को शांति के लिए ले जाने की बात करते हैं, और पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश, वहां पे छोटे से चंद आतंकवादी जिनको हम किसी भी समय पे नष्ट कर सकते, वो इस प्रकार की अस्थिरता की बात करेंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जी दिनेश शर्मा जी, अभी ये कह रहे थे जावेद साहब की भारत की जो सेना है और भारत का जो डिफेंस स्टाफ है वो डरता है पाकिस्तानी सेना से। आप मतलब कहीं मुकाबला है? अभी ऑपरेशन सिंदूर को जुमा 4 दिन हुए नहीं हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल की धमाके अभी तक उनके कानों में गूंज रही है, उसके बावजूद इस तरह की बातें करते हैं। मैडम, मैं ये जो हुसैन साहब हैं, हालांकि ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैं इनकी इज्जत करता हूँ। 1-2 बार मैंने चैनलों पर इनके साथ डिस्कशन किया है। ये बहुत ही एक सिस्टेमैटिक ढंग से बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, पढ़े लिखे लगते हैं, ना कि बनस्पत उनके की 1-2 और आप लेके आते हैं वो लाहौरिये से जो है। तो मैं ये हुसैन साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है कि आपने बड़े ढोल नगाड़े पीटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। एक बात के लिए क्लियर कर लीजिए प्लीज कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। उसे प्यार मोहब्बत है रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर, जो कि आपका चीफ जो है व्हाइट हाउस के अंदर जो है एज ए अटैची के अंदर दिखा रहा था। इसको भी मत डिनाई करना कि ये गलत है। दूसरा जो है, आप एक पहला कंट्री हो जिसने क्रिप्टो का बिजनेस जो है डोनाल्ड ट्रंप का आपके देश के अंदर खुला है। अब बात आ गई है चाइना की। देखिए साहब, हमारी पॉलिसी चाहे वो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, हमारी जो है जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम होती है, हमें जो है कोई भी कंट्री जो है अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता, बनस्पत इसके कि आप अपना देख लीजिए। आप पूरी तरह से जो है एक प्रकार से चीन के, चाइना के चंगुल में फंस चुके हैं सीपीईसी की वजह से। आप जो है हर बार जो है आईएमएफ का लोन लेने के लिए जो है अमेरिका के सामने या वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने हाथ फैलाते हैं। तो देखिए, हमें जो है एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर अगर हम सेंसिबल आदमियों की तरह डिबेट कर रहे हैं तो हमें एक प्रकार से सेंसिबल होके बात करनी पड़ेगी। और ये आप जो आपने बातें की हैं, टैंक की बातें की हैं, ये की हैं, अगर मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो आप समझेंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय सेना 4th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। और आपने भारतीय सेना का जलवा जो है आप नहीं मानेंगे, 47 में देखा है,
65 में देखा, 71 में देखा, 99 कारगिल में देखा है, और अब जो है आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा। आपके 8 एयर बेसिस जो हैं, जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जहां आपके सोशल मीडिया से, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं हुसैन। तो इसको आप कंपेयर मत कीजिए कि आपकी भारतीय सेना कमजोर है। जिस दिन वक्त आएगा हम दम दिखा देंगे। अगर आप बात कर रहे हैं कि वो आदिल राजा का इंटरव्यू 2013 का है, तो मैं आपको हुसैन एक बात बताना चाहता हूं कि उस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी जो है आपको भी मालूम है कि किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, किस प्रकार के गरीबी है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें जो है ग्राउंड सिचुएशन क्लियर समझनी चाहिए और वैसी ही बात करनी चाहिए, ताकि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करें, ना कि हम आपके लताड़े या कुछ ऐसा करें। आप सेंसिबल है, मैं समझता हूं, हो सकता है इन किताबों के पीछे शायद कोई ISI वाला जो है गन लेके खड़ा हो कि तूने ये बोलना है, तो हो सकता है। तो इसलिए अदरवाइज आप ठीक बोलते हैं, बात ठीक करते हैं, पर सच्चाई का दामन थामनिए। आप एक पत्रकार हैं, आपको अपना धर्म निभाना पड़ेगा, आपको सच्चाई को सच्चाई कहना पड़ेगा, और अपना धर्म निभाइए ना पत्रकार। आपको इनविटेशन देते हैं, हम आपका इतना इज्जत देते हैं। इज्जत तो हमने 93 फौजी जो थे आपके 1971 में हमने बंदी बनाया था, जिन्होंने हथियार रखे थे, उस समय ये भी यही भारतीय सेना थी, हमने उनको भी ठीक से रखा था। जी मैडम। हुसैन जावेद साहब, एक बात बताइए, छोटी सी बात है कि ये जो पाकिस्तानी ड्रोन सामने आते हैं, कभी कहा जाता है कि वो ड्रग लेकर आ रहे हैं, कभी वो नशे की खेप के साथ हथियार भी यहाँ पर भेज रहे हैं, और जब कश्मीर में भी जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ होता है, पाकिस्तानी फंडिंग की जो बात सामने आती है, इस पर भी आप सफाई पेश करेंगे? मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, लेकिन एक लाइन कर्नल साहब के लिए कि बहुत ही, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि बहुत ही सेंसिबली करते हैं बात। ठीक है, हमारे इख्तलाफ आपस में हो सकता है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने अपनी किसी स्टेटमेंट में आज ये नहीं कहा कि इंडियन आर्मी जो है हमसे कमजोर है। कर्नल साहब भी फौजी है और हमें अपनी फौज में थी, फौजी कहीं का भी हो उसकी इज्जत जो है वो हमेशा होनी चाहिए। इस बात में मैं कर्नल साहब को कॉम्प्लीमेंट भी करता हूं। अब आपका सवाल देखिए, कश्मीर के अंदर जो है हम अक्सर सुनते हैं, और जब भी BSF की प्रेस टॉक होती है ना कश्मीर के अंदर, जो आपके हिस्से का है, वो हमेशा कहते हैं कि हमारी जो वैली है इसके अंदर 70 से लेके 150 तक आतंकवादी है, और वो डोडा के इलाके में, किश्तवाड़ के इलाके में। अब जो कश्मीर की ज्योग्राफी जानता है ना, वो जानता है ये दोनों इलाके NOC से बहुत दूर है। अब या तो ये हिमाचल से आ सकते हैं या चाइना से आ सकते हैं, पाकिस्तान की सरहद से तो बहुत दूर है, और आपकी 4 लाख फौज है कश्मीर के अंदर, इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, पुलिस है। मुझे बताइए ये 150 लोग जो है, जो आतंकवादी है, जो BSF का फिगर है, इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? और ये आपके उसके इतना अंदर पेनिट्रेट कर कैसे जाते हैं? सवाल तो ये है, ये आपको अपनी एजेंसियों से सवाल करना चाहिए। और एक बात आप मुझे ये बताएं, मई की जो जंग हुई है, अभी इसको छोड़ दे, उसमें क्या हुआ? आपके पास अपना बयान है, हमारे पास अपने बयान है, उसको छोड़ दे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, पिछले 4-5 माह के फिगर उठा के देख लें, क्या LOC पे किसी किस्म की टेंशन है? क्या वो वहां पे कोई खौफनाक किस्म की शेलिंग हो रही है? बिल्कुल पीस है। तो आई थिंक ये भी एक अच्छी बात है, और इस पे मैं दोनों मुल्कों की सर को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूँ। अभी कल ही तो दिनेश जी हम बात कर रहे थे, वहां से पाकिस्तानी ड्रोन नजर आ रहे थे, वो तो मुस्तैदी है ना हमारे सुरक्षा बलों की, कोई हिमाकत कर नहीं पा रहे हैं, हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। घुसपैठ की कोशिश तो हर तीसरे दिन होती है वहां पर। दिनेश जी। मैडम देखिए, एक टर्म होती है, हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं बैलेंस ऑफ टेरर जो है, बैलेंस ऑफ टेरर जो है वो शांति स्थापित करता है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उसमें टेरर शब्द को निकाल दीजिएगा। जिस समय शक्ति का आप शक्तिशाली होते हैं, तो बाकी जो शरारती तत्व होते हैं वो आपके ऊपर आंख उठाने की हिमाकत नहीं करते। तो इस समय जो है बॉर्डर के ऊपर अगर शांति है, हम दुश्मन देश से आए हुए ड्रोन्स को गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सजग हैं, बिल्कुल, हम अवेयर हैं, और हम सक्षम हैं।
इन हरकतों को रोकने के लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने बिल्कुल, के इसके लिए लिए हमारी सेना अगर कोई और हमारे हिकामत सुरक्षा होती बलों है को सैल्यूट, तो उनकी पीठ ऑपरेशन थपथपाई जानी सिंदूर चाहिए। चालू है। शैलेश आनंद जी, लेकिन पहलगाम हमले का जब जिक्र होता है तो जो धार्मिक हमले की धमकियां फिर से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें झकझोर देती हैं, अभी भी आंखों के सामने तैरती हैं। अब फिर से इस तरह की गीदड़ भभकी अगर दी जा रही है तो क्या जवाब इस बार मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान को, क्योंकि हालांकि सरकार हमारी कह चुकी है कि अब की बार कोई भी हिमाकत होती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, लेकिन इस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके इस तरह की बातें आतंकवादी अगर खुलेआम पाकिस्तान में कह रहे हैं तो क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, जो गजवाए हिंद की बात करेगा उसके लिए भगवा ये हिंद हम करेंगे। एक स्पष्ट सी बात है कि हम कभी भी धर्म के आधार पर, हमने कभी हिंदुत्व ने, पूरे विश्व का इतिहास हमने हिंदुत्व का नाम लेकर के विश्व के किसी भूभाग पे कब्जा नहीं किया, नहीं किसी आम जन को मारा है। ये बेकार के आंकड़े देने वाले लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, क्योंकि एक बात स्पष्ट रखिएगा, अब की बार यदि धर्म का नाम लेकर के किसी भी आतंकवादी ने मारा तो सरकार जनता भी उनका बहुत बुरा हश्र करने वाली है, क्योंकि हमने सदैव से शांति का पक्ष लिया। किंतु आप एक चीज देखिएगा, ईरान के अंदर जो पर्शियंस थे उनको जब इस्लामिक आक्रांताओं ने करा, आज जो ईरान की स्थिति क्या हुई है, पर्शिया से क्या बन करके रह गया। और आज की स्थिति आप देख रहे, इसके पहले वाले इसमें आपकी की न्यूज थी, उसके अंदर हम देख रहे हैं ईरान के ऊपर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। तो आप समझे, वैश्विक समुदाय यदि धर्म के आधार पर आक्रमण करने की कोई बात करेगा पहलगाम जैसी, तो वैश्विक समुदाय जस्ट पलटवार करने वाला है। क्योंकि अब एक स्पष्ट बात हो गई है कि आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसको तो हम बिल्कुल निष्क्रिय मान चुके, किंतु अब ये जो नई, जिसे कह सकते हैं नई शक्ति का उदय हो रहा है, जिसके अंदर भारत बहुत उच्चतम स्थिति में है, उन्होंने कह दिया है कि धर्म और सुरक्षा, ये दोनों विषय जो हैं बेहद गंभीरता के साथ लिए जाएंगे। धर्म के आधार पर भी वैमनस्य नहीं होने दिया जाएगा, कोई रक्तपात नहीं होने दिया जाएगा, और सुरक्षा के आधार पर भी हमें बेहद चौकस रहना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, इन्होंने हल्की सी भी चेष्टा करी तो शायद पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि जो नेता पहलगाम हमले के बाद बोल रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म के आधार पर इस तरह की हरकत नहीं हो सकती, उन्होंने बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया, लेकिन आज भी वो बोलने से बच रहे हैं। और जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं बेहद ये शर्मनाक भी हैं, खौफनाक भी हैं, और ये मानवता को भी झकझोर देने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है जो साजिश यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।